नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सीडीपी 5 का पंच में। 5 शानदार क्वेश्चन, उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग इज बेस्ट डिफाइंड एज समथिंग दैट। अधिगम के प्रति दृष्टिकोण को सबसे अच्छी चीज के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहां पर एटीट्यूड के ऊपर बात हो रही है। अब अगर हम एटीट्यूड के ऊपर बात करें तो एटीट्यूड हमें दो तरह का लर्निंग के प्रति दिखता है। एक एटीट्यूड है हमारा कि जो बच्चा है वो बच्चा नहीं लर्निंग करना चाहता ट्रेडिशनल वे में, या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट वे में नहीं देखना चाहता है। वहीं पर दूसरा हम देखते हैं कि बच्चा जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट वे में करना चाहता है या कंस्ट्रक्टिविस्ट वे में नहीं करना चाहता, दोनों तरह का। या फिर हम देखते हैं कि हमें अलग अलग तरह के स्टाइल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जिससे जुड़े एटीट्यूड भी देखने को मिल सकते हैं। अब यहां पर हमें इसके लिए 4 प्रोपोजिशंस दे रखी हैं। पहला प्रोपोजिशन दे रखा है कैन बी मॉडिफाइड, संशोधित किया जा सकता है। दूसरा दे रखा है कैन बी मॉडिफाइड, संशोधित किया जा सकता है। कैन बी मॉडिफाइड, ठीक है, कैन बी मॉडिफाइड। फिर तीसरा दिया है कैन बी मॉडिफाइड और चौथा दिया है कैन नॉट बी मॉडिफाइड, संशोधित नहीं किया जा सकता। तो नहीं किया जा सकता तो हम पहले हटा दें कि नहीं, गलत है, क्योंकि हम एटीट्यूड को बदलते हैं। जिसके पास अनलर्निंग, अधिगम न करने की प्रवृत्ति है, हम दृष्टिकोण है, उसको बदलकर हम उसके अंदर अधिगम करने की प्रवृत्ति को विकसित करने का प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब अधिगम तो होना है। अब यहां अगर हम देखें तो फिर हम बात करते हैं कि अब क्या कारण है ओनली बाय द लर्नर्स, केवल शिक्षार्थियों के द्वारा, या आयु के साथ अपने आप संशोधित हो जाता है, विद द एज हो जाता है मॉडिफाई, या क्रिएटिंग पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, हम सकारात्मक अधिगम वातावरण के माध्यम से। तो अगर इन तीनों में चुनना हो मॉडिफाइड ओनली बाय लर्नर्स, तो ये गलत है, क्योंकि बच्चे अपने आप में कई बारी इसको चेंज करने में, बदलने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि वो एक मेंटल सेट और एक लर्निंग स्टाइल में बंधे हुए होते हैं। वो अपनी अधिगम शैली और अपने मानसिक दृढ़ता में बंधे हुए होते हैं, इसलिए वो उसको चेंज करने में बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो ये हमें क्या देखने को मिलता है, इसीलिए ये डाइसी हो गया। दूसरा, एज के साथ अपने आप बदलेगा, इसकी भी संभावना हमें कम दिखती है, क्योंकि अगर इन दोनों में से चुनना हो कि हम अपने आप संशोधित होने के लिए छोड़ दें एज के साथ, या हम इसके लिए एफर्ट्स करें, एज ए टीचर इसको फैसिलिटेट करें, इसको क्रियान्वित करें, तो इन दोनों में से चुनाव हमेशा तीसरा होगा। वी विल क्रिएट द पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, हम सकारात्मक अधिगम वातावरण को क्रियान्वित करेंगे, जिससे कि बालक में संशोधन और सुधार हो सके। तो उत्तर यहां पर हमें तीसरा देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन फाउंड टू अकाउंट फॉर डिफरेंसेस इन मेमोरी बिटवीन ओल्डर एंड यंगर चिल्ड्रन एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से सिवाय इसके सभी को बड़े और छोटे बच्चों के बीच स्मृति में अंतर को ध्यान में रखते हुए पाया गया है। तो यहां पर मेमोरी के ऊपर कौन काम करता है, स्मृति के ऊपर कौन काम करता है और कौन सा नहीं करता, तो सिवाय इसके बोला गया है, यानी हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शन की। तो इसका मतलब इसमें हमें गलत को ढूंढना है कि कौन सी चीज यहां पे गलत है। निनोमिक्स, स्मरक बढ़ाते हैं स्मृति को, स्ट्रेटेजीज रणनीतियां बढ़ाती हैं स्मृति को, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता का योगदान नहीं है स्मृति के लिए, स्पीड और एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग प्रक्रमण भी क्या करता है, स्मृति को बढ़ाता है। तो इन तीनों में से जो नहीं करता बुद्धि के लिए काम, जो नहीं करता स्मृति के लिए काम, मेमोरी के लिए काम, वो इंटेलिजेंस है। जरूरी नहीं है कि जिसकी बुद्धि तेज हो उसकी स्मृति भी तेज होगी, और जरूरी नहीं है कि जिसकी बुद्धि कम हो उसकी स्मृति खराब होगी। स्मृति का और जो बुद्धि का है प्रभाव हमें कम से कम देखने को मिलता है। इंटेलिजेंस और मेमोरी का जो कोरिलेशन है, अंतर संबंधन है, सह संबंधन है, वो न्यूनतम है। इसके ऊपर हमें अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इस चीज के ऊपर बात करी है, चाहे हम बैडले की बात करें, चाहे हम मिलर की बात करें, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर बात करी है कि हमारा कोरिलेशन बिटवीन द इंटेलिजेंस एंड द मेमोरी, सह संबंधन स्मृति और बुद्धिमत्ता के बीच में बहुत कम है। तो उत्तर यहां तीसरा रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय, टू फैक्टर थ्योरी हम देखेंगे तो स्पेयरमैन के द्वारा दी गई है। वेस्लर ने हमें 2 टेस्ट दिए हैं, वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर चिल्ड्रन और वेस्लर वायस, WISC और वायस, ये 2 इंटेलिजेंस टेस्ट दिए हैं, ये बुद्धि परीक्षण दिए हैं। स्किनर ने हमें कोई नहीं दिया है, स्पीयरमैन हमारे पास आंसर है, और गिलफोर्ड ने हमें
3D मॉडल दिया है, त्रिआयामी या त्रिविमीय इंटेलिजेंस का मॉडल दिया है। तो उत्तर यहां स्टेटमेंट है जिन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी यानी एस और जी फैक्टर में स्पेसिफिक और जी और एस फैक्टर में जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर्स में जीएस कारकों में बुद्धि को बांटा है। तो उत्तर यहां तीसरा रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। According to Thorndike's theory, the frequency of stimulus response pairings determine the formation of। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मों की आवृत्ति क्या बनाती है? तो जो उत्तेजना प्रतिक्रिया हमारे पास है यानी स्टिमुलस रिस्पांस पेयरिंग को कहते हैं एस आर की बॉन्डिंग जिसे कहा जाता है, एस आर का आबंधन जिसे कहा जाता है, ये जो एस आर का आबंधन बनता है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम अनुबंधन कहते हैं, कंडीशनिंग कहते हैं। और इनसे जुड़ी जो थ्योरीज है, चाहे पेवलोव की थ्योरी देखें, चाहे स्किनर की थ्योरी देखें, चाहे वॉटसन की थ्योरी देखें, ये सारी थ्योरीज कंडीशनिंग थ्योरी कहलाती हैं, अनुबंधन का सिद्धांत कहलाती हैं। चाहे शास्त्रीय अनुबंधन हो एस आर का, चाहे हमारे पास क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो, क्लासिकल कंडीशनिंग हो या ऑपरेंट कंडीशनिंग हो, ये सब के सब किस कोरिलेशन को बता रहे होते हैं? एस आर बॉन्डिंग को, उद्दीपक अनुक्रिया आबंधन को या फिर स्टिमुलस रिस्पांस बॉन्डिंग को बता रहे होते हैं। तो उत्तर यहां पर चौथा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। लैंग्वेज इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंटेंट? भाषा निम्नलिखित में से किस प्रकार की विषय वस्तु है? अब यहां पर विषय वस्तु पूछी गई है, टाइप ऑफ कंटेंट पूछा गया, तो घबराने की जरूरत नहीं। यहां क्या दिया गया है? यहां का 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दिया गया है। यहां पे बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत दिया गया है, त्रिविमीय मॉडल दिया गया है, जो कि गिलफोर्ड का है। गिलफोर्ड ने इसमें 3 विमाएं ली हैं, 3 डायमेंशंस लिए हैं। तो पहली विमा जो हमारे पास है वो पहली विमा क्या आती है? पहली विमा आती है हमारी कंटेंट, दूसरी विमा आती है ऑपरेशन और तीसरी विमा आती है प्रोडक्ट। विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। और इन्हीं तीनों के विमाओं से हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है कि 100 हमें 80 जो है क्या देखने को मिलेंगे? हमें देखने को मिलेंगे जो चीजें हैं हमारी। अब अगर इसके हिसाब से हम बात करें तो यहां पर जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज किस तरह का कंटेंट है, भाषा किस तरह का कंटेंट है? तो भाषा यहां पर माना जाता है सांकेतिक कंटेंट। भाषा क्या है? सिंबॉलिक कंटेंट है, जिसमें हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं। इसमें हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं साउंड्स की और सिंबल्स की, कोडिंग डिकोडिंग ऑफ साउंड्स और रिटन सिंबल्स। ठीक है, तो यहां पर ध्वनि या और लिखित संकेतों से, यहां पे संकेत ना रहकर हम प्रतीक कहते हैं इसको हिंदी में, लिखित प्रतीकों द्वारा कूट विकूट, इसे हम भाषा कहते हैं। तो ये एक तरह का हमारा सांकेतिक होता है, या इसके लिए हम जो तर्क करते हैं प्रतीकात्मक। हम यहां पर क्या करते हैं? शब्द प्रतीकात्मक करते हैं, हम प्रतीकात्मक करते हैं। तो सिंबॉलिक हमें देखने को मिलता है। तो उत्तर यहां पर हमारा चौथा रहा। तो साथियों, ये थे आज के 5 प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे कंसेप्ट्स बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। इसी तरह के वीडियो लेके मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होता रहूंगा। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार।